हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंटीग्रेशन के ही सेक्शन में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल्स। इससे पहले जो हम इंटीग्रेशन पढ़ के आए हैं वो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन थी, राइट। आज से हम डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक हम इस तरीके का, पहले सिंबल की बात करते हैं, हम इस तरीके का सिंबल यूज किया करते थे इंटीग्रेशन के लिए, राइट। डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब है जब हम इंटीग्रेशन करें और साथ में यहाँ पे लिमिट्स के साथ इसको बाउंड करते हैं, तो दिस इज नोन एज डेफिनेट इंटीग्रेशन। जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो ये कहलाता है लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ये लोअर लिमिट और यहाँ पे बी जो है वो अपर लिमिट है डेफिनेट इंटीग्रेशन की। थोड़ा सा हिस्ट्री पे जाते हैं वापस इंटीग्रल कैलकुलस की। तो जब इंटीग्रेशन डेवलप किया गया, फॉर्मुलेट किया गया, पहले डेफिनेट इंटीग्रल्स ही फॉर्मुलेट किए गए, पहले डेफिनेट इंटीग्रल्स की नॉलेज ली गई। डेफिनेट इंटीग्रल्स का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है उसी के चलते इसका यूज किया गया। बेसिकली जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है उसका यूज किया जाता है एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करने के लिए। जैसे मान लें एक कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो ये कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स, ए और बी पॉइंट्स जो कि एक्स एक्सिस पे हैं उनके बीच में एक्स एक्सिस के साथ कितना एरिया कवर कर रहा है। कर्व पूरा ये y इज इक्वल टू एफ एक्स है, एक्स एक्सिस के दो पॉइंट्स ए और बी के बीच में कितना एरिया कवर कर रहा है वो फाइंड आउट करने के लिए जिस एक्सप्रेशन का हम यूज करते हैं वो डेफिनेट इंटीग्रेशन है। और उसको हम एक्सप्रेस करते हैं कैसे, जो कर्व था y इज इक्वल टू एफ एक्स उसको हमने यहाँ लिख दिया एफ एक्स इंटू डी एक्स। यूजली जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो डी एक्स ही लिखेंगे और यहाँ पे इसकी लिमिट्स पुट कर देते हैं। वैल्यूज ऑफ एक्स जो है वो ए से लेकर बी तक वेरी कर रही है, बदल रही है। तो लोअर लिमिट हमने यहाँ ए रख दी और अपर लिमिट यहाँ पे बी आ गई। इसके बाद इसकी कैलकुलेशन पे अगर हम जाएं कि कैलकुलेट कैसे किया जाता है, तो ये आपको बता दूं कि पहले डेफिनेट इंटीग्रेशन दिस केम इनटू इफेक्ट, मतलब ये फॉर्मुलेट किया गया। उसके बाद डिफरेंशियल कैलकुलस जब पढ़ा गया तो डिफरेंशियल कैलकुलस के बाद ये पाया गया कि इंटीग्रेशन, जो आप इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, दिस इज एक्चुअली एंटी डेरिवेटिव। इसको हम डिटेल में फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं जब हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे। तो इंटीग्रेशन इज बेसिकली एंटी डेरिवेटिव। उसके बाद एक थ्योरम पढ़ी गई जिसको बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। हम उसका थोड़ा सा बेसिक यहाँ देख लेते हैं, बाकी डिटेल में हमारे सिलेबस में नहीं है, क्योंकि बेसिक इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वो इसकी कंप्यूटेशन में रिक्वायर्ड है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस जो है, अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरम, अगर आपके पास एफ एक्स डी एक्स ये इंटीग्रल दे रखा है और इस इंटीग्रल की वैल्यू से फॉर एग्जाम्पल कैपिटल एफ एक्स प्लस सी है, सी कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, देन जब आप डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे इसका ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कैपिटल एफ बी माइनस कैपिटल एफ ए। अब इसका सिंपल सा मतलब एक एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। मान लीजिए कि आपने एक इंटीग्रल लिया और ये जो इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं यहाँ पे, से फॉर एग्जांपल हम cos x dx का इंटीग्रेशन ले रहे हैं, तो cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस c। अब यदि हमें बोला जाए कि हमको डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालना है cos x dx का फ्रॉम 0 टू π/2, तो अब ये किसके इक्वल होगा? डेफिनेशन को देखिए, जो कैपिटल एफ एक्स की बात हो रही है, नाउ sin x इज कैपिटल एफ एक्स, तो ये इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन? f ऑफ π/2 माइनस f ऑफ 0, जिसका मीनिंग है एक्चुअली sin π/2 माइनस sin 0, sin 90 की वैल्यू 1 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 1। फ्यूचर में जब हम आगे से क्वेश्चंस करेंगे तो इसके बाद क्वेश्चंस करते समय हम ये स्टेप नहीं लिखेंगे, ये केवल आपको इस रिजल्ट को एक्सप्लेन करने के लिए बताया गया है। फर्दर आप क्या करेंगे, आप जानते हैं cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस c, तो यहाँ आप केवल sin x लिख देंगे और उसके बाद इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, राइट। तो
यहाँ पे केवल हमने इन दोनों के बीच में रिलेशन स्टडी कर लिया। अब हम इसके क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है 0 to π/4 sin x dx, राइट। बहुत सिंपल है ये। इसमें आपने क्या करना है, sin x का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू माइनस cos x, राइट। अब आप नेगेटिव साइन है बाहर ले लो, कंफ्यूजन नहीं होगा। 0 यहाँ पे π/4 है। अब इसके बाद दिस इज इक्वल टू माइनस x के प्लेस पे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, माइनस x के प्लेस पे लोअर लिमिट पुट करेंगे। यहाँ पे x के प्लेस पे पहले π/4 माइनस x के प्लेस पे 0, तो cos π/4 माइनस cos 0, दिस इज इक्वल टू cos π/4 की वैल्यू 1/√2, cos 0 इज इक्वल टू 1। हेंस हमारे पास आंसर आ गया इसका 1 माइनस 1/√2। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब ये क्वेश्चन लेते हैं 0 to 1 x² e⁻x dx, राइट। तो पहले तो देखकर ही में काउंट होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस है तो हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करना पड़ेगा। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम कैसे करते थे, आइलेट रूल अप्लाई करते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो दो फंक्शंस है, एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, एक एक्सपोनेंशियल। तो एल्जेब्रिक फंक्शन हमारे पास फर्स्ट फंक्शन आ जाएगा और एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेकंड फंक्शन हो जाएगा। ओके, चलिए नॉर्मल वे में स्टार्ट कर लेते हैं इसको, जैसे आप अदरवाइज पुट किया करते थे। तो सबसे पहले x² एज इट इज, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x, ओके। देन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट्स 0 to 1 पुट कर दें, x² का डिफरेंशिएशन 2x और e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x dx। फॉर द टाइम बीइंग आप यहाँ पे लिमिट्स पुट कर दें फ्रॉम 0 to 1। नाउ दिस इज इक्वल टू x² e⁻x 0 to 1, ऐसे लिख देते हैं इसको। वापस से देखिए, अगर हम कांस्टेंट बाहर भी निकाल लें तो ये एल्जेब्रिक फंक्शन जो कि फर्स्ट फंक्शन होगा और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो कि सेकंड फंक्शन होगा। ये हम पहले इंडेफिनेट में पढ़ चुके हैं, सेम रिपीट कर रहे हैं। तो अब हम दोबारा से क्या करेंगे, x को एज इट इज पुट कर दिया, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x माइनस x को डिफरेंशिएट कर दिया, x का डिफरेंशिएशन 1, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x इनटू dx। तो यहाँ पे आप लिमिट्स वापस रख लीजिए और यहाँ पे लिमिट फ्रॉम 0 to 1। नाउ दिस इज इक्वल टू, अभी मैं कॉपी ही कर रही हूँ, उसको सिंप्लीफाई नहीं करते हैं, एज इट इज लिख देते हैं, लास्ट में एक साथ सॉल्व करेंगे। माइनस 2x e⁻x लिमिट फ्रॉम 0 to 1 माइनस एंड माइनस प्लस 2 e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x, तो e⁻x लिमिट फ्रॉम 0 to 1। पूरे की लिमिट x से ही है और सब में देखिए e⁻x भी है। तो हम एक काम कर लेते हैं, e⁻x को कॉमन निकाल देते हैं, बाकी हमारे पास बचा x² माइनस 2x प्लस 2, राइट। ये एक्सप्रेशन आ गया, देख के पता चल रहा है। और लिमिट्स वापस वही फ्रॉम 0 to 1, ठीक। अब इसमें आपको लिमिट्स कैसे पुट करनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर। अपर लिमिट 1 है तो पहले ये पुट कर दे, दिस इज इक्वल टू e⁻1 जो कि e ही हो जाएगा, देन 1² माइनस 2 इंटू 1 प्लस 2। आपने पहले लिमिट 1 पुट कर दी, माइनस अब आप लिमिट 0 पुट कर दें, तो 0 पुट करने में आएगा e⁻0, 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 प्लस 2। ये आप लिमिट्स यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो दिस इज इक्वल टू e, यहाँ पे ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, 1² इज 1 माइनस e⁻0 होता है 1, 0 माइनस 0 प्लस 2। ओके, सो ये आपके पास वैल्यू आ गई e-2। आपने सिंपल क्या किया है, यहाँ पे एक एक करके ये लिमिट्स पुट कर दी इस गिवन एक्सप्रेशन में, राइट। बिल्कुल सिंपल है, ये भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं ऐसे बाय पार्ट्स के क्वेश्चंस। चलिए अभी क्वेश्चन देखते हैं। i इज इक्वल टू 0 to π/2 sin x अपॉन 1 प्लस cos square x dx। ओके, देखकर सबसे पहले सोचिए कैसे सॉल्व होगा। अगर ये नहीं भी दिया है तो कैसे सॉल्व होना चाहिए। हमने पढ़ा था कि ये इंटीग्रल किस प्रकार का है,
अगर आपको ये टर्म को अज्यूम करेंगे तो उसका डेरिवेटिव भी यहाँ पे छुपा हुआ है, एफ डैश एक्स अपॉन जी एक्स टाइप का इंटीग्रल है। तो ठीक है, हम यहाँ पे एक काम करते हैं, हम यहाँ पे cos x को t मानते हैं, ओके, क्योंकि इसी का डिफरेंशिएशन यहाँ पे sin x के टर्म्स में आएगा। चलिए, तो यहाँ पे cos x यदि t है तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टी, ओके। अब हम यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये इंटीग्रल आई हमारे पास कैसे चेंज हो जाएगा, साइन एक्स डी एक्स के प्लेस पे आप लिख लेंगे माइनस डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ओके। अब आते हैं हम इसकी लिमिट्स पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिमिट्स चेंज करना ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले व्हेन, ये जो लिमिट्स हैं ये बेसिकली x की वैल्यूज हैं। जब आज हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था तो हमने पढ़ा था कि x की वैल्यूज होती है। तो जब x की वैल्यू 0 है, इसका मतलब उस समय t जो कि cos x के इक्वल है, t विल बी इक्वल टू cos 0। हमने यहाँ x के प्लेस पे 0 रख दिया एंड cos 0 इज इक्वल टू 1। व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाई 2, जब x का मान पाई बाई 2 है तो t का मान हो जाएगा cos पाई बाई 2, राइट, यहाँ पुट करा, एंड cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू 0 आ गई। हेंस जो यहाँ पे आप लिमिट्स पुट करेंगे, क्योंकि अब ये t के टर्म्स में चेंज हो गया है, तो लिमिट आपके पास आ जाएगी फ्रॉम 1 टू 0। ठीक, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ढंग से समझ लीजिए इसको। अब 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमने पढ़ा हुआ है, दिस इज tan इनवर्स t। लिमिट्स पुट कर दी, नेगेटिव साइन को एज इट इज कॉपी कर दिया, लिमिट्स पुट कर दी फ्रॉम 1 टू 0, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस tan इनवर्स, पहले आप अपर लिमिट पुट करें 0, माइनस tan इनवर्स लोअर लिमिट पुट करें 1, ठीक है। दिस इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स 0 इज इक्वल टू 0। tan थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, 0 पे, और tan थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, पाई बाय 4 पे। tan इनवर्स 1 इज पाई बाय 4, सो दिस इज इक्वल टू पाई बाय 4। ध्यान रखेंगे आप कि जब भी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन आप लगाएंगे तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगाकर आप यहाँ पे इसकी लिमिट्स को भी चेंज करेंगे, और लिमिट्स चेंज करने के बाद ही आप प्रोसीड करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 टू पाई बाई 2 cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू 2 प्लस साइन एक्स। देखते ही सबसे पहले जो आपकी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की नॉलेज है उससे आपको क्या कंक्लूड करना है कि यहाँ पे अगर आप sin x को t मानते हैं तो cos x dx dt आ जाएगा, राइट। ये हमने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में स्टडी किया था। तो यहाँ पे आप sin x को t अज्यूम कर लें तो आपके पास cos x dx आ जाएगा dt। हेंस ये जो इंटीग्रल आई है, अब ये इंटीग्रल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, dt अपॉन 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी। मेरे ख्याल से इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, cos x dx dt, sin x के प्लेस पे हमने t सब्स्टिट्यूट किया। अब आ जाती है इसकी लिमिट्स पुट करने में, तो बिल्कुल वैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने पुट करी थी। सबसे पहले व्हेन x इज इक्वल टू, लोअर लिमिट देखिए कितनी है, 0। जब x की वैल्यू 0 है तो t विच इज इक्वल टू साइन x विल बी इक्वल टू साइन 0, एंड साइन 0 की वैल्यू होती है 0, राइट। जब x की वैल्यू पाई बाय 2 है, ये अपर लिमिट पाई बाय 2 है, x की वैल्यू है, तो t साइन x के बराबर था, इसका मतलब t की वैल्यू हो जाएगी साइन x मीन्स साइन पाई बाय 2 एंड साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो ये लोअर लिमिट आ गई, ये अपर लिमिट आ गई। यहाँ पे आप इसके प्लेस पे 0 पुट कर देंगे लोअर लिमिट के प्लेस पे, एंड अपर लिमिट इज इक्वल टू 1। अब इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए देखते ही समझ में आना चाहिए, दो तरीके हैं, या तो मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करके, या फिर पार्शियल फ्रैक्शन से। मैं पार्शियल फ्रैक्शन से बता रही हूँ, तो हम जानते हैं कि 1 अपॉन 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी को यदि हम पार्शियल से ब्रेक करें तो हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस टी, हम ब्रेक करते समय पहले ये लिख देते हैं a प्लस b अपॉन 2 प्लस टी, ऐसे ब्रेक करते हैं।
अब हमने रूल ऑफ एवरीवेयर नॉट हियर पढ़ रखा है, जो कि लीनियर फैक्टर्स में अप्लाई होता है। तो ए की वैल्यू निकालने के लिए आपको बताया था कि आपको यहाँ सब भूल जाना है, लेफ्ट हैंड साइड पे आप आएंगे, इस टर्म में अब टी की वैल्यू, अगर इस टर्म को आप 0 से इक्वेट करेंगे तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। अब आपको ए यदि कैलकुलेट करना है तो आप लेफ्ट हैंड साइड पे कंसंट्रेट करोगे, t+1 को छोड़ दोगे तो ए की वैल्यू आपके पास कितनी निकल जाएगी, a इज इक्वल टू 1/2 - 1 दैट इज इक्वल टू 1। ऐसे ही बताया था शॉर्टकट रूल, तो a ये आ गया। अब b की वैल्यू निकालने के लिए 2 + t = 0, यानी कि t इज इक्वल टू -2। अब b कैलकुलेट करना है तो b विल बी इक्वल टू, आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आप 2 + t में पुट नहीं करेंगे, रूल ऑफ एवरीवेयर नॉट हियर मींस इसके डिनोमिनेटर जो था उस वाले टर्म में नहीं पुट करेंगे, t के प्लेस पे -2 पुट कर देंगे। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में। तो 1/1 - 2 दिस इज इक्वल टू -1। हेंस हमारे पास यहाँ से जो इंटीग्रल आ गया, अब इस इंटीग्रल को हम कैसे लिख सकते हैं, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 1, लेकिन इस एक्सप्रेशन की जगह पे आप लिख सकते हो, a की जगह पे रखो 1 अपॉन t+1 माइनस 1/2 + t इंटू d। इस एक्सप्रेशन को पार्शियल में ऐसे तोड़ा और पार्शियल में तोड़ने के बाद आपने a और b की वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। सो दिस इज इक्वल टू 1/t+1 का इंटीग्रेशन log t+1। 1/x का इंटीग्रेशन यही होता है, आप इसकी लिमिट्स पुट कर लें फ्रॉम 0 to 1 माइनस इसका इंटीग्रेशन log ऑफ 2 + t, अब आप इसकी लिमिट्स पुट कर लें 0 to 1, राइट। अब यहाँ पे कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लिमिट्स को, पहले t के प्लेस पे अपर लिमिट t 1 + 1 log 2 माइनस log 0 + 1 दैट इज 1। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे log पहले अपर लिमिट पुट करिए 2 + 1 3 माइनस log t के प्लेस पे 0 पुट कर ले 2 + 0 दैट इज इक्वल टू, सो दिस इज इक्वल टू log 2 log 1 की वैल्यू 0 माइनस log 3 plus log 2, right? This is equal to log 2 plus log 2, 2 log 2 minus log 3। फर्दर सॉल्व कर सकते हैं हम इसको कैसे, log 2 की पावर 2 log m की पावर n इज इक्वल टू n log m। ये आपने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला पहले, log m की पावर n इज इक्वल टू n log m, वही हमने यहाँ पे अप्लाई कर लिया, माइनस log 3। और फिर इसके बाद हमको पता है कि log m माइनस log n इज एक्चुअली इक्वल टू log m अपॉन n। तो हम ये भी यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, क्या इसकी जगह पे हम लिख देते हैं log 4 अपॉन 3। log 2 square is 4 minus log 3 that is equal to log 4 upon 3। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर मिलेगा इक्वेशन। तो अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए उसमें हमने केवल एक चीज का यूज किया है, दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, जो आज हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। अभी हमने डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ी हैं, प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में। मैं प्रॉपर्टीज ही बताऊंगी, प्रॉपर्टीज समझाऊंगी। तब तक आप इंडेफिनिट इंटीग्रल्स पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस करें और इसमें लिमिट्स को सब्स्टिट्यूट करके सीखें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। थैंक्स।